नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जो पीईबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अब नाम चेंज होके एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड नाम कर दिया गया है। तो व्यापम का जो पेपर हुआ था 2017 में, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के अंतर्गत लेबर इंस्पेक्टर और भी उसकी इक्विवेलेंट जो पोस्ट्स थी, उनमें जो पेपर आया था उसके अंदर जनरल साइंस सेक्शन से जो टोटल 25 क्वेश्चन आए थे उनको हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन थे। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं व्यापम के अंतर्गत, और कॉन्सेप्ट भी इसमें कुछ अलग होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं आगे। ठीक है, और देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं टोटल 25 में से। चलिए, ये क्वेश्चन जो है कैंसल कर दिया गया है क्योंकि इसका जो आंसर है कंट्रोवर्शियल माना गया है। ठीक है, देख लीजिए पहले क्वेश्चन क्या है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख निकलती है, जिसे पानी में घोलने और परीक्षण करने पर पाया गया है कि ये दर्शाती है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति पूछा है आपसे। ठीक है, एसिडिक, बेसिक, बेसिक या फिर एसिडिक एंड बेसिक दोनों, इसी की वजह से ये रिजेक्ट हो गया है क्योंकि जो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति होती है। ठीक है, तो जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति की होती हैं। इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि जो आपके क्षारीय मृदा धातु है, आपको भी पता है क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं जो फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक की, ये आपके जो तत्व होते हैं, पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग। ठीक है, तो जो यहाँ पे आती हैं क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, ये दोनों जो हैं क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं उनके जो ऑक्साइड होंगे वो भी क्षारीय प्रकृति के होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वे सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के अंदर ही प्रजनन करते हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत वो परपोषी यानी कि दूसरे जीवों के अंतर्गत जिनका भोजन वो स्वयं भोजन नहीं करते, वो किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, अपने जीवन के लिए, पोषण के लिए, तो उन जीवों को परपोषी जीव बोला जाता है। तो वो जीव जो उनके अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तथा उन्हीं के अंदर ही प्रजनन करते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रजनन भी उन्हीं के अंदर करते हैं। तो हो जाएगा बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर वायरस है, क्योंकि वायरस जो होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया है, तो ये हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और वहीं पे प्रजनन करता है शरीर के अंदर। एक मान लीजिए एक वायरस चला गया तो वो बहुत सारे बढ़ के बहुत सारे वायरस हो जाएंगे आपके अंदर, और आपको जो फेफड़ा है उसको काम करना बंद करवा दे रहा है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। जंग इसका ऑक्साइड है, यानी कि जंग मतलब जो जंग कोरोजन जो होता है वो किसका ऑक्साइड है, रस्ट। लेड का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है। तो ये आपने सबको पता ही होगा कि आयरन ऑक्साइड जो होता है, यानी कि लोहे पे जो जंग लगती है, देखते होंगे हल्का ब्राउन कलर की जो हो जाता है, तो लोहे पे जंग लगता है, लोहा ऑक्साइड, यानी इसको बोला जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक खाली स्थान है, इसके अंतर्गत भरना है कि नीचे गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं, यानी कि जो ये पृथ्वी है हमारी, तो इसका क्रस्ट मेंटल कोर आपके 3 भाग होते हैं, आपको पता है। तो कौन से भाग में विक्षोभ होता है जिसके कारण से हमको भूकंप का महसूस होता है। तो ऊपर पट्टी यानी कि ऊपर क्रस्ट वाले भाग पे, या फिर मेंटल पे, या फिर कोर में, इनर कोर या फिर आउटर कोर, ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बताइए पहले आप। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूपरपट्टी। भूपरपट्टी यानी कोर, क्रस्ट। ये जो आपका इधर जो ऊपर वाला भाग होता है, यहीं पे जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो मूव करती हैं, उसकी वजह से हमको सतह पे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, भूपरपट्टी वाले ज़्यादातर लोग इसको जो है ना इनर कोर या आउटर कोर या मेंटल लगा देते हैं। ध्यान रखिए कि भूपरपट्टी वाले भाग पे ही भूकंप की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर चले जाएंगे तो वो तो खुद मेल्ट अवस्था में होता है, लावा रहता है अंदर, तो इसे याद रख सकते हैं, लावा मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्म दूध के तापमान को इसके द्वारा मापा जा सकता है, यानी कि आपका दूध जो है उसको गर्म है, वो कितने डिग्री सेल्सियस है, उसको किस तरह से मापेंगे, किस थर्मामीटर का उपयोग करके। डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि जो मेडिकल में यूज किया जाता है उसका, या अधिकतम या न्यूनतम थर्मामीटर, या प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी में जो यूज किया जाता है उसका, या फिर डॉक्टर और प्रयोगशाला दोनों द्वारा ही मेजर किया जा सकता है। बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जो मेजरमेंट मैक्सिमम मेजर करने की क्षमता होती है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब
फ़ारेनहाइट स्केल पे जनरली ये मेजर करता है क्लिनिकल थर्मामीटर। जैसे हमारा शरीर का तापमान ज़्यादा थोड़ा बहुत वेरी करता है तो उसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी वहाँ तक का उसमें मेजर यूनिट ही नहीं रहती है। तो जनरली हम लोग इसको लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर करते हैं। इस चीज़ को अपन दूध को, पानी को, या फिर कुछ और चीज़ हो गया आपका, उनको जो है प्रयोगशाला थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर करते हैं। ध्यान रखिए इसको। एमसीबी जो घरों में लगती है बिजली से सुरक्षा के लिए, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। मिनिएचर सर्किट बोर्ड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक सर्किट बोर्ड, या फिर मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। बताइए कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है आपको। इसका सही ऑप्शन है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर तो होगा ही, क्योंकि ये जो है लाइट कट करने का काम करता है। जब आकाशीय बिजली या फिर कुछ भी इस तरह का हाई वोल्टेज वगैरह आ जाता है तो ये आपका एमसीबी गिर जाती है, जिसको अपन बोलते हैं कि एमसीबी गिर गई है, वो होगा आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूम्स इसे प्रदर्शित करता है। ह्यूम्स क्या है, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे। मृदा के बड़े कण, मृदा की नहीं, ऊपरी मृदा के गहरे रंग का जैव पदार्थ, मृदा के छोटे कण, या फिर रेत गाद और मृदा के कण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हम मुझे लगता है आप सबको पता होगा, डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन टॉपमोस्ट सॉइल। यानी जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि उसके ऊपर जो खेती करने योग्य भूमि है, उसके अंतर्गत जो जैव पदार्थ रहता है हल्का, मतलब जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां सड़ गई तो खाद के रूप में मान लीजिए, वो जो पदार्थ होता है उसको ह्यूम्स बोलते हैं, यानी ह्यूमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। यानी कि रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर टेबल में ग्राउंड वाटर टेबल को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है रेन वाटर को, किस विधि का, उसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। जल दोहन बोलेंगे, या जल संचयन बोलेंगे, या फिर पानी की बचत करेंगे, या जल पुनः अवशोषण आवेशन कहेंगे। आप सबको इसका आंसर पता ही होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, लेकिन जो कुछ क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी तो बन ही जाएंगे आपसे। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग से अपन भूजल के अंतर्गत जो भूमि है उसके अंतर्गत जल का संचयन करते हैं, ताकि वाटर टेबल को, ग्राउंड वाटर को बढ़ाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य कान में कंपन 3 हड्डियों से परिलक्षित होते हैं, जिनका नाम क्या है। मध्य कान के अंतर्गत कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, जो 3 हड्डियां होती हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। हैमर, एनविल और स्टायरप, हैमर, एनविल एंड पिन्ना, हैमर, कोलिया एंड स्टायरप, ऑडिटरी बोन यानी कि सुनने वाली हड्डी, एनविल और स्टायरप। ये स्टायरप तो आप सबको ही पता होगा, क्योंकि ये सबसे छोटी स्टेपिस इसको बोलते हैं अपन, स्टेपिस इसी को बोलते हैं। तो ये सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव शरीर में, तो ये हो गई कान वाली, एक एनविल हो गई, एक हैमर। ये जो तीनों हैं ये कान के अंदर ही पाई जाती हैं, तो इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, अमीबा के आकार का बदलाव जो कि उसकी गति में सहायक होता है। यानी कि अमीबा में चलन बोल सकते हैं, या फिर अमीबा में गति किसके माध्यम से होती है। टेंटिकल यानी स्पर्शक, सीलिया के द्वारा, फ्लैंजिला के द्वारा, या फिर स्यूडोपोडिया यानी पादाव के द्वारा। बताइए कौन सा सही आंसर लग रहा है आपको। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्यूडोपोडिया, यानी अमीबा में जो प्रचलन होता है, प्रजनन नहीं बोल रहा हूँ, प्रचलन बोल रहा हूँ, मूवमेंट जो होता है यहाँ से यहाँ इस तरह से, छोटे छोटे इस तरह के स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, पादाब उसके द्वारा मूवमेंट करता है अमीबा। इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यूडोपोडिया द्वारा प्रचलन होता है अमीबा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रोलियम के आंशिक आसवन के दौरान, पेट्रोलियम का आंशिक आसवन किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके दौरान जो वाष्प जिनका क्वथनांक लघुत्तम है संघनित होती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगती है, उसके संबंध में ये आपको ऑप्शंस में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो जो आपका जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे कंडेंस होती हैं, उसके लिए फ्रैक्शन टावर में सबसे ऊपरी भाग में इकट्ठा होगी, या फ्रैक्शन टावर में सबसे निचली भाग में, फ्रैक्शन टावर के बीच वाले में, या फिर अवशेषों के रूप में प्राप्त होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सबसे ऊपरी भाग में, क्योंकि ये बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगी, तो बॉयल होकर सबसे ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये आपका बात्या भट्टी वाला आपने पढ़ा होगा, आंशिक भाज जो आपका
आंशिक आसवन जिसको अपन बोलते हैं, तो ये यहाँ पे गर्म करते हैं पेट्रोलियम को, तो ये ऊपर बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस तरह से मोबिल हो गया, यहाँ पे पैराफिन वॉक्स वगैरह, तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहचाने जो निम्न में से एक वनोत्पाद नहीं है, वन का उत्पाद नहीं है। लकड़ी, लाख, नमक, शहद। नमक सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नमक समुद्र से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक माचिस की तीली को ग्लास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगे माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है। इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी, सबसे पहली अभिक्रिया होगी, वह क्या होगी? लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, या सफ़ेद फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता है, या लाल फास्फोरस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से के साथ अभिक्रिया करता है, या फिर लाल फास्फोरस पोटेशियम क्लोरेट के साथ अभिक्रिया करता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड फॉस्फेट। जो लाल फास्फोरस जो होगा आपका सफ़ेद फास्फोरस में सबसे पहले परिवर्तित हो जाता है। जब आपको माचिस जो आपकी होती है तीली, उसको आप रगड़ते हैं, उसके जो आपका बिंदी बिंदी टाइप सी सर जो बाहर परत होती है माचिस की डिब्बी पे, उस पर आप रगड़ते हैं तो सबसे पहले सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो जलता है। ठीक है, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि जल चक्र को प्रभावित करती है, जिससे कम वर्षा होती है। जिससे जिससे क्या होने की संभावना है? सूखा। सूखा होने की संभावना है, कम वर्षा होगी तो सूखा होगा। चलिए आगे देखिए। विंडो क्लीनर में मौजूद रसायन को पहचानें। ये पहचानिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है विंडो क्लीनर। विंडो क्लीनर मतलब समझ रहे हैं, ये आपका ये या तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो कार की कांच होता है, यहाँ आदमी बैठा रहेगा तो इसको साफ करने के लिए बढ़िया से जो ग्लास होता है उसको, या फिर और भी कोई ग्लास को क्लीन करने के लिए आप इसका किसका इस्तेमाल करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्मेट में होता है, इसके ऊपर डाल के पोछा लगाने के मतलब काम आता है, इस तरह से समझिए, सिंपल सा। जब एक व्यक्ति पानी में तैरता है तो पानी का दबाव व्यक्ति के कर्ण पटल पर महसूस किया जाता है। इस दाब का क्या कारण है? आप पानी के अंदर जब डूबते हैं, नीचे गए हैं, तो आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है पानी का, वो किस कारण से लग रहा है? व्यक्ति के ऊपर कम पानी यानी कि लेस वाटर एबव द पर्सन, तैराक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का बड़ा होना, व्यक्ति के ऊपर पानी का भार, या फिर पानी का आयतन। कौन किसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन है, व्यक्ति के ऊपर पानी का भार जो है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ρgh, कितना प्रेशर है पानी का। ठीक है, ये आपकी हो गई पानी की डेंसिटी या फिर कोई भी लिक्विड है। रो आप Ag हो गया आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये हो गई आपकी हाइट। तो जो पानी का भार है व्यक्ति के ऊपर, हाइट इंटू डेंसिटी, जो पानी का ऊपर भार हो गया, वो जो पूरा काम करता है आपके शरीर के ऊपर, इसके कारण से आपको कड़पटल पे पानी का दबाव महसूस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, क्यों? क्वेश्चन है। इसका आंसर है, हाँ पहले ऑप्शन देख लीजिए। जमीन और गेंद के बीच में कोई घर्षण नहीं है। जमीन और गेंद के बीच में घर्षण है। घर्षण का बल गेंद के बल का विरोध नहीं करता है। घर्षण का बल गति के समान दिशा में कार्य करता है। करेक्ट ऑप्शन मुझे लगता है सबको पता होगा। जमीन और गेंद के बीच में जो घर्षण बल कार्य करता है, जब ये जमीन पर लुढ़कती है तो उसके कारण से अपोज करती है ये आपकी लुढ़कने का जमीन, तो इसके कारण से रुक जाती है क्या? आपकी बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष मतलब ये आपकी पृथ्वी है गोली, और ये जो है झुकी हुई है 23 डिग्री जो भी है। तो जो आपकी पृथ्वी झुकी हुई है तो उसकी वजह से क्या परिवर्तन होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। झुकाव के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन देखिए। मौसम पर, पृथ्वी पर मौसम बदलने में, ये मतलब इस पे जो आप रोटेट करेगी झुकी हुई एक्सिस पे, तो पृथ्वी पर मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार है ये झुका हुआ एक्सिस, या फिर चंद्रमा के चरणों के लिए,
या फिर वर्षा के गठन के लिए, या फिर ग्लेशियर के, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं ग्लेशियर को, ग्लेशियर समझते होंगे उम्मीद करता हूँ, बर्फ़ जो है हिमालय पे जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, उनको पिघलने के लिए किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। ये पृथ्वी पर मौसम चेंजेस जो होते हैं इसके घूर्णन अक्ष पे झुकी हुई पृथ्वी के कारण होते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या समतल दर्पण। दर्पण तो काट ही दीजिए क्योंकि लेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों में से बताइए अवतल होगा कि उत्तल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन आप गलत कर दें, अवतल लगा दें, ठीक है। इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक ये देख लीजिए, जब आप बचपन में जब आप ड्राइंग बॉक्स लिया करते थे, ड्राइंग बॉक्स में ये आपका छोटा सा ऐसे इस तरह से हैंडल लगा हुआ आता था, उत्तल लेंस, जिसके अंतर्गत हम किताबों के पास अक्षरों को जो है निकट करके देखने के लिए काम करते थे, तो जो अक्षर होते थे वो बड़े हो जाते थे। ये आवर्धक लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, इसको इस तरह से ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम सर्दियों में गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं क्योंकि कॉफ़ी सर्दियों में स्वादिष्ट लगती है, अधिक स्वादिष्ट लगती है। गर्मी कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा प्रवाहित होती है जिससे कि हमें गर्मी महसूस होती है। ऊष्मा हमारे शरीर से कॉफ़ी में प्रवाह होती है, उल्टा है ये तो। ऊष्मा गर्म कॉफ़ी से हमारे शरीर में प्रवाह होती है जिससे हमें ठंड महसूस होती है। सही कौन सा ऑप्शन सही होगा? या आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्म कॉफ़ी पीने से हमारे शरीर में ऊष्मा जो है प्रवाहित होती है। अंदर आप गर्म कॉफ़ी है और जो उसका टेम्परेचर है, आपकी जो भी चीज़ें पी रहे हैं उसका टेम्परेचर आपके बॉडी में जाएगा तो उससे आपको गर्मी की महसूस होगी, इसलिए हम गर्म कॉफ़ी पीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्हें स्कूल आने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीएनजी बस, ऑटो रिक्शा, कार या स्कूटर। देखिए सीएनजी बस सही हो जाएगा क्योंकि सीएनजी जो है आपका मिनिमम पोल्यूशन फैलाती है। दूसरी चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादातर लोग एक ही साथ आ जाते हैं तो कम पोल्यूशन। हर व्यक्ति अगर मान लीजिए एक कार लेके आएगा तो बहुत सारा पोल्यूशन होगा। अगर एक ही कार में बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो जितना उनके कंपेरिजन में यूनिट वाइज पोल्यूशन कम होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सीएनजी बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली सीएनजी बस का इस्तेमाल करना चाहिए अपने को। अभी तो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, तो उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए प्रदूषण को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस जीव को पहचाने जो अपनी त्वचा से शोषण करता है। केचुआ, मत्स्य यानी मछली, कुत्ता, बिल्ली। तो केचुआ सही आंसर हो जाएगा, केचुआ त्वचा से शोषण करता है। मत्स्य यानी मछली गिल्स में, फेफड़े, ठीक है। पके हुए चावल में आयोडीन की कुछ बूंदें मिलाने पर रंग नीला काला हो जाता है। इसको आप ध्यान रखिए कि पके हुए चावल में आयोडीन मिलाने से रंग कैसा हो जाता है? नीला काला। ये भी क्वेश्चन व्यापम के अंदर काफ़ी पूछा गया है। यह दर्शाता है कि चावल में शामिल है। और ये भी पूछा जाता है कि आयोडीन परीक्षण किस चीज़ के लिए किया जाता है, क्या दर्शाने के लिए? ये जो ऑप्शन है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ या फिर स्टार्च। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टार्च। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए आयोडीन की बूंदों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जो कि कलर नीला काला कर देता है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है, जंग के बारे में गलत कथन को पहचानिए। रस्ट यानी कि कोरोजन। जंग और लोहे में समान घटक होते हैं। जंग लोहा नहीं है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना एक तरह का ऑक्सीकरण है। ध्यान रखिए कि क्या गलत कथन बोला है, इसमें से गलत कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन, जंग और लोहे में समान घटक नहीं होते हैं, क्योंकि लोहे में क्या घटक होगा आपका? आयरन या फी, ठीक है। और जहाँ पे जंग में क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड अलग चीज़ है, उसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, और आयरन लोहे में अलग चीज़ है, सिर्फ आयरन है। तो ये जो है इसके कंपोनेंट जो हैं, कंपोजिशन जो है अलग अलग कंपोजिशन है, ठीक है, तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ये 25 और लास्ट क्वेश्चन है, रात्रिचर जीवों की आँखों की कोर्निया और पुतली बड़ी होती है, इस संरचना से उन्हें क्या करने में मदद मिलती है? ये पूछा गया। दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि में मदद मिलती है, अपनी आँखों को 360 डिग्री घुमाने में, या रॉड सेल्स को एक्टिवेट करने जिसमें कोई रंग नहीं होता है,
या फिर प्रकाश की अधिक उपलब्धता के लिए शंकु कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए होती है। जो रात्रिचर जीव हो गए जैसे उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, कि कॉर्निया और उनकी पुतली जो है बड़ी होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में चीज़ों को देख पाते हैं और रात में भी अच्छे से देख पाते हैं। ये जो शंकु कोशिका है ये नहीं होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये था 25 नंबर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह के और वीडियो जो मैं आपको डालूँ तो आप उसको अच्छे से देख पाएँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।